आप सुन रहे हैं माइक ग्रीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक लीडरशिप के 52 सूत्र। इस पुस्तक में कुल 52 अध्याय हैं। पहला अध्याय है लक्ष्य प्रदर्शन को प्रेरित करते हैं। 1982 की बात है। मैं 16 साल का था और एक लक्ष्य के पीछे लगा हुआ था। मेरे डैडी और मैं बस पर चढ़े जो हमें 26.2 मील दूर ले गई। उससे उतरकर हम फिलाडेल्फिया मैराथन की शुरुआत की ओर बढ़े। मेरी पहली मैराथन उनकी शायद 60वीं या 61वीं पिस्टल धमाके से चली और डैडी भी। मैंने उन्हें शायद आधे दिन तक नहीं देखा। मैराथन में पिता पुत्र के बंधन का अनुभव खास बेहतरीन नहीं था। उनका अपना लक्ष्य था, मेरा अपना लक्ष्य था। पूरे 26.2 मील रुके बिना दौड़ना और अतिरिक्त लक्ष्य था इसे 3 घंटे के भीतर करना। 5 मील दूर जाने के बाद मैंने अतिरिक्त लक्ष्य को रास्ते में ही गिरा दिया। आधी दूरी पर मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था। हालांकि यह थोड़ा तुलनात्मक था क्योंकि मुझे 13.1 मील और दौड़ना था। इसके अलावा मेरे पास इसका अच्छा अनुभव भी था। 2 सप्ताह पहले कोच डैडी की प्रशिक्षण योजना के तहत मैं हैरिसबर्ग मैराथन में 20 मील दौड़ा था। 20 मील बाद मैं अपनी कार तक रेंगते रेंगते गया था और उसमें बैठकर घर लौटा था। इस मैराथन में 18 मील बाद मेरे बाएं पैर और कूल्हे में तेज दर्द मेहमान की तरह अचानक आ गया। याद रहे वे हमें बस से 26.2 मील लेकर गए थे। तथ्य यह है कि मुझे हर हाल में उसी जगह तक लौटना था, इसलिए दौड़ना सबसे कार्यकुशल तरीका था। दर्द के बावजूद इसलिए मैं बस खुद को धकेलता रहा। 22 मील बाद मुझे दर्द नहीं हो रहा था। वास्तव में मुझे कुछ ज्यादा महसूस ही नहीं हो रहा था। शायद यह अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मैं बस जुटा रहा। 24 मील के बाद मैं यह समझ गया था कि मैं दौड़ पूरी कर लूंगा। हालांकि उस तरह नहीं जिस तरह मैंने इसे दूसरे को करते देखा था। लक्ष्य तक पहुंचने की कल्पना से भी कोई रोमांचक पटाखे नहीं फूट रहे थे। मैं बस मशीनी अंदाज में दौड़ रहा था, कोई अतिरिक्त चीज नहीं। बस दौड़ पूरी कर लो। मुझे गर्व था 16 साल की उम्र में मैं अपनी पहली मैराथन पूरी दौड़ रहा था। तभी वह मुझे दिख गई, ताबिथा। मैंने उसका नाम पूरे रास्ते साइन बोर्ड पर देखा था। दौड़ते वक्त भी मैंने उसका नाम सुना था और मेरे मन में यह ख्याल भी आया था कि कभी कभार मेरा नाम भी देखना सुनना अच्छा रहेगा। माइक काफी आम नाम है, इसे भी साइन बोर्ड पर दिखा दो तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। आखिरी मील में मैंने 60 से 70 साल के कई लोगों को अपने पास से गुजरते देखा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर ताबिथा के गुजरने से फर्क क्यों पड़ा? मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। इस वक्त मेरी उम्र 47 साल है और ताबिथा की 38 साल। फटाफट घटाएं तो समझ जाएंगे। उस वक्त ताबिथा 7 साल की थी। आखिरी मील में मेरे पास से गुजर रही थी। याद रखें, मैंने कहा था कि मुझ में कुछ नहीं बचा था। मेरी बात गलत थी। मेरे पास तो बस सही प्रेरणा नहीं थी। यह सही है, गर्व हावी हो गया और मेरा नया लक्ष्य अब रुके बिना मैराथन पूरी करना था, वह भी ताबिथा से आगे। उनका भाई भी उसके साथ दौड़ रहा था। वह उस वक्त 8 साल का था, लेकिन वह मेरे लिए मायने नहीं रखता था।
बस ताविथा मायने रखती थी। तो जब वह गुजरी तो मैंने अपना पैर थोड़ा सा लहराया और वह नीचे गिर गई। मेरा लक्ष्य हासिल हो गया। इसे सही न समझ ले, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल उसके गुजरते समय में प्रेरित हो गया और मुझे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा मिली जो मुझे पता नहीं था कि मेरे पास थी। मैंने दौड़ 3 घंटा 33 मिनट 13 सेकंड में पूरी की। ताविथा ने 3 घंटा 33 मिनट 16 सेकंड में पूरी की। हाँ, मैंने उस 7 साल की लड़की को पछाड़ दिया और उसके भाई को भी। मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा था। सच कहूं तो ताविथा को तो जरा भी पता नहीं था कि मैं कौन था या मैंने उसे पछाड़ने की ठानी थी। मुझे नहीं लगता कि उसे इसकी परवाह भी होती। मुद्दे की बात यह है, मेरे मौलिक लक्ष्य ने मुझे प्रेरित किया। इसने मुझे सही प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। इसने मुझे सही सोचने के लिए प्रेरित किया। इसने योजना के अनुसार दौड़ पूरी करने के लिए प्रेरित किया। दूसरी तरफ मेरे नए लक्ष्य ने मुझे योजना से भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कौन से लक्ष्य आपके प्रदर्शन की प्रेरणा है, उनके बिना आप वह कभी नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य खोजें जो मायने रखता हो, जो आपको ऊर्जा दे और फिर उसका पीछा करें। भले ही आप लक्ष्य हासिल ना कर पाए, लेकिन इस प्रयास में आप जो सीखेंगे और विकास करेंगे उससे आप काफी आगे पहुंच जाएंगे। दूसरा अध्याय है, क्या आप में जज्बा है। आपने 15 साल के बेटे मिचेल को टेनिस खेलते देखना मेरा प्रिय सगल है। कुछ सप्ताह पहले उसका शायद अपने करियर का सबसे बेहतरीन मैच हुआ। कोच आमतौर पर कहते हैं, अगर आप सफलतापूर्वक गेंद को 3 बार लौटा दे तो आप लगभग हमेशा पॉइंट जीत लेते हैं। हाँ, ज्यादातर मामलों में, लेकिन इस बार नहीं। उजला दिन था, पारा 80 के पार था और उनका मुकाबला उनकी कट्टर विरोधी टीम से था। मिचेल को सिंगल्स में 8 गेम का सेट, जो 8 गेम जीत लेगा वही सेट जीत लेगा, खेलना था। उनका मुकाबला चिर परिचित प्रतिद्वंदी से था। हालांकि इतने वर्षों में वे एक दूसरे का स्वस्थ सम्मान करने लगे थे। पॉइंट गेंद को 3 से ज्यादा बार लौटाने से मिल रहे थे, क्योंकि दोनों ही लड़के बहुत कम गलतियां कर रहे थे। वे सिर्फ गेंद को लौटा ही नहीं रहे थे, वे तो आक्रामक थे, सही जगह पर गेंद मार रहे थे, स्पिन भी कर रहे थे, दौड़कर नेट तक आ रहे थे। तूफानी खेल चल रहा था। वे दोनों जी जान लगाकर जूझ रहे थे। मैं मीच के साथ ऐसी रैलियों में खेला हूँ जब इतनी सारी ऊर्जा इतनी तेजी से खर्च हो रही हो, तो अपने फॉर्म तथा फुटवर्क को कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक धावक हूँ। इन बच्चों ने कभी हार नहीं मानी। वास्तव में एक बिंदु पर जब मिचेल 5-7 से पिछड़ रहा था, उसके विपक्षी को मैच जीतने के लिए बस एक और गेम जीतना था, तो एक रैली तो 40-50 शॉट तक चली, जो टेनिस में लगभग अनसुनी चीज है। यह हम दर्शकों को आनंद लग रही थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन लड़कों को कैसा महसूस होगा, लेकिन एक बार फिर किसी ने भी घुटने नहीं टेके। बहुत ही प्रभावशाली। मिचेल ने पॉइंट जीत लिया और कोर्ट पर लुढ़क गया। उसने अपने विपक्षी को एक शक्तिशाली फोरहेड शॉट मारकर बिल्कुल दाहिनी तरफ जाने के लिए विवश कर दिया था और फिर दौड़कर नेट के पास आकर विरोधी के बैकहैंड की तरफ शॉट मारकर पॉइंट जीत लिया था।
हम में से कोई नहीं जानता था कि इजरायली के अंत में मिचेल को अस्थमा का दौरा पड़ा था। उसने हमें बाद में बताया कि उसमें बस इतना ही ताकत थी कि वह 2 ही शॉट्स मार सकता था और इसी वजह से वह अंत में वे 2 आक्रामक शॉट मारने के लिए प्रेरित हुआ था। अंततः स्कोर 7-7 की बराबरी पर पहुंच गया, जिसके बाद टाईब्रेकर का इस्तेमाल हुआ। मिचेल ने टाईब्रेकर से ठीक पहले अपने विपक्षी के हाथ पर ताली मारी और पूछा, तैयार हो जाओ नोआ, और इसके बाद वे चल दिए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मिचेल ने टाईब्रेकर वाला गेम 8-6 से जीत लिया और इस तरह उसने वह मैच भी जीत लिया। इस मैच को देखना उल्लेखनीय था। विरोधी के पिता ने मैच के बाद मिचेल के पास आकर कहा, यह वह सबसे अच्छा मैच है जो मैंने 30 साल में देखा है। एमी ने मिस से पूछा कि वे सज्जन कौन थे। उसने जवाब दिया, क्या पता, जो भी हो, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद थोड़ा गर्व है और इसलिए क्योंकि खेल के मैदान में इन लड़कों ने हमें बहुत सारे सबक सिखाए। उन्होंने जो जज्बा प्रदर्शित किया, वैसा जज्बा मैंने उस साल नहीं देखा, शायद कभी नहीं देखा। वे हार मानने को तैयार ही नहीं थे, ना तन से ना मन से। उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। खराब नजरियों, टिप्पणियों या पैतरों से खेल को कभी अपमानित नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और बेहतरीन शॉट्सों के लिए हौसला अफजाइयां भी की। जज्बा, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की, कभी हार नहीं मानी, अपने नजरियों और भावनाओं को काबू में रखा, आपसी सम्मान दिखाया और वे अंत तक एकाग्र व संतुलित थे। उन्होंने प्रतिस्पर्धा को अपने पीछे मैदान में ही छोड़ दिया। अगर हर व्यक्ति ऐसा ही हो तो कितना अच्छा रहेगा। अगला अध्याय है, लीडर अपने व्यवहार से लोगों को बेहतर बनाते हैं। मैंने अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक को यह कहते हुए सुन सकता हूँ, माइक, तुम कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से नेतृत्व करोगे जब तुम अपने व्यवहार से लोगों को बेहतर बनाना सीख लोगे। उन्होंने कहा कि बाकी संसार आमतौर पर लोगों की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन मुझे लोगों को सही चीजें करते पकड़ना चाहिए। लोग उसी तरफ जाते हैं जहां उन्हें महत्व का एहसास होता है, यह ना देखें कि लोग कहाँ हैं। इससे बेहतर यह देखना है कि वे कहाँ पहुंच सकते हैं। जिसे वे महत्व देते हैं, यह उसके समर्थन में है। इसमें थोड़ा विश्वास, प्रोत्साहन और पूर्व विचार की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह फायदे का सौदा होगा। क्या आपने कभी सुना है कि क्षमता एक मानसिक अवस्था है? देखिए, यह निश्चित रूप से है और दूसरे इसे काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। वर्षों पहले जब मैं एक स्थानीय कंपनी के लिए बिक्री कर रहा था, मेरी मानसिकता स्थानीय प्रतिस्पर्धा की थी। तो मेरे मैनेजर मालिक ने मुझे बताया कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी जितना बेहतर काम कर रहा था। मैं इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था, चाहे वे इस बात जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनके इस वाक्य ने मुझे स्थानीय प्रतिस्पर्धा के स्तर से ऊपर उठा दिया और मैं खुद उस तरह को देखने लगा जैसा मैं बन सकता था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेल्स लीडर मैंने कुछ साल बाद यह भी कर दिया। यदि आप ऑफिस, चर्च,
खेल के मैदान या घर पर एक शक्तिशाली टीम बनाना चाहते हैं तो लोगों को उनकी वर्तमान अवस्था से परे देखने का धैर्य और दृष्टिकोण सीखें। चाहे यह हमारे जीवन साथी हो, हमारे बच्चे हो या फिर हमारी टीम हो, लोग आमतौर पर हमारी अपेक्षा के स्तर तक ऊपर उठते हैं, खास तौर पर वे जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। यदि आप एक महान टीम चाहते हैं तो अपने व्यवहार से लोगों को बेहतर बनाएं। अगला अध्याय है लीडर जीत की गारंटी से शुरू करते हैं। मैं कुछ समय पहले एक मित्र और ग्राहक से बात कर रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी हर सुबह दौड़ लगाती है, यह उसके दैनिक व्यायाम में शामिल है। वह उसकी तारीफ करते हुए बता रहा था कि वह उसके समर्पण से बहुत प्रभावित है। पत्नी का कहना था कि यह हर दिन सर्तियाँ जीतने का तरीका था। मैं अपनी सुबह सर्तियाँ जीत से शुरू करता हूँ और मैं बस वह करता हूँ जो मैंने संकल्प लिया था। हम में से ज्यादातर लोग हर कामकाजी सुबह स्नूज बटन से लड़ते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम उठकर दिन का सामना करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं या फिर हम बहुत थके होते हैं और ज्यादा सोना चाहते हैं, या हम सब कुछ और मिनट तक स्नूज बटन दबाने के आदी होते हैं। कारण चाहे जो हो, मैंने कुछ साल पहले निर्णय लिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्नूज मेरे जीवन में अच्छी चीज है या बुरी। योजना के हिसाब से समय पर उठने का मेरा आत्म अनुशासन या उसकी कमी असली मुद्दा थी। आलस करके अपना दिन शुरू करने वाला जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता है? तो मेरा एक दिन सरल लक्ष्य से शुरू होता है, 2 स्नूज, बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि अगली सुबह मुझे कब उठना है और मैं उसके 18 मिनट बाद अलार्म लगाता हूँ। 9 मिनट का एक स्नूज मानने में क्या दिक्कत है? वैसे मैं स्नूज के जरिए खुद इतने आलस की अनुमति दे देता हूँ, लेकिन इसे मैं खुद तय करता हूँ। जब तक मैं अपने वादे 2 स्नूज का सम्मान करता हूँ, मैं समय पर उठ जाता हूँ और अपनी पहली जीत के बारे में अच्छा महसूस करने लगता हूँ। फिर अगली जीत की ओर बढ़ जाता हूँ। मैंने अपने दिन की शुरुआत में ऐसे कई जीतों का इंतजाम कर रखा है क्योंकि मेरे ग्राहक की पत्नी की तरह ही मैं भी हर सुबह बहुत सारी चीजों में जीतना चाहता हूँ। अरस्तु ने कहा था, सर्वश्रेष्ठ विजय स्वयं पर होती है। वे स्वयं पर होने वाली विजय छोटी लेकिन शक्तिशाली होती है। वे चीजों को सही शुरू कराती है, वे हमें परिभाषित करती है, लेकिन उन्हीं की दम पर हम अपने वादे निभाते हैं। वे हमें आगे की पंक्ति में खड़ा कर देती है क्योंकि वे विजेताओं में सबसे शक्तिशाली और आम आदतों में से एक है, आत्म अनुशासन को बढ़ा देती है। रॉबर्ट शूलर कहते हैं, शुरुआत का मतलब है आधा काम, इसलिए हमारे दिन की शुरुआत में ही जीत हासिल करना शायद यह हमें बेहद सफल दिन की समापन रेखा की आधी दूरी तक पहुंचा देता है। महान उसेन बोल्ट और अन्य शीर्ष ओलंपिक धावकों की तरह अच्छी शुरुआत पाना दौड़ में सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ शर्तियां चीजों के साथ उन विरोधों के पार जाएं जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण है, और फिर जैसा डॉक्टर लारा का कथन है, हम दिन से 2-2 हाथ कर सकते हैं। अगला अध्याय है प्रभाव मुझे बीमार बना देता है। यह सुंदर सुबह थी। मैं उठकर अपनी पत्नी के साथ
नाश्ते की टेबल पर पहुंचा। नाश्ता बड़ा अच्छा दिख रहा था। मसले हुए अंडे, बटर टोस्ट, सॉसेज, बेकन, नाश्ते के वे सारे अच्छे स्वादिष्ट तेल वाले व्यंजन जो संसार को बेहतर बनाते हैं। इससे भी बढ़कर हम लोग पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में एक विशाल क्रूज शिप में बैठे थे और हार्वर्ड वे अलास्का जा रहे थे। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि जहाज बुरे मौसम में थफेरे खा रहा था और प्रभाव की शक्ति मुझ पर अपना असर दिखाने वाली थी। हम नाश्ते के बाद सीधे उस बिजनेस मीटिंग की ओर बढ़े जिसमें हमें उस सुबह हिस्सा लेना था। हम जहाज के एक छोर पर एक ऑडिटोरियम में बैठे थे। मैं मंच पर एक आदमी को देख रहा था जब उसके पीछे पर्दे थोड़े महत्वपूर्ण अंदाज में लहराए। देखिए, मेरा पेट काफी अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग अपना मुंह ढककर दौड़ रहे थे और इस वजह से मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई समस्या नहीं है यहाँ, यह तो बस चीजों पर मस्तिष्क की शक्ति का मामला है। अच्छे विचार सीखो, ऐसी ही बातें। आप जानते हैं कि यह काम करता है। जब आपका मतली का मन होता है तो उसका मस्तिष्क पिछले भोजन की रंगारंग तस्वीरें दिखाकर आपके साथ खिलवाड़ करता है जो अब भी आपके पेट में है और शायद बहुत जल्दी बाहर आने के लिए बेताब है। इतना ही नहीं, बाकी सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर की ओर दौड़ रहे थे और दौड़ते समय एक तरह से ऐंठ रहे थे। मेरी हार तय थी। हाँ, मुझे भी मतली हो गई। मैं मतली से ग्रस्त होकर कुछ समय के लिए शॉवर में लेटा था। बाकी आधा जहाज भी यही कर रहा था। मेरी पत्नी ने कहा कि लगभग सभी सार्वजनिक रेस्ट रूम में बंद थे। उनमें इतनी गंदगी थी, कोई वहां नहीं जा सकता था और वे इतने सारे थे कि उन्हें जल्दी साफ भी नहीं किया जा सकता था। लगभग हर व्यक्ति अपने केबिन में था, जो रहने के लिए सबसे बुरी जगह थी। लेकिन एक बार फिर सबके सामने अपने नाश्ते को कौन बाहर निकालना चाहेगा। बुरे समय की वजह से अंततः कप्तान ने हार्वर्ड वे के गंतव्य स्थल को रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद हमने अलास्का की एक अद्भुत सैर का आनंद लिया। क्या मैं सचमुच बीमार था? क्या पता, लेकिन सुझाव की शक्ति, मेरे आसपास के लोगों के प्रभाव, तेल चिकनाई भरे नाश्ते के विचार तथा वह हिलता हुआ पर्दा, इन सब की वजह से मेरी नाव डूब गई। प्रभाव बेहद शक्तिशाली होता है। हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं और वे हमें भी प्रभावित कर रहे हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, नेतृत्व प्रभाव है, न इससे कम न ज्यादा। हालांकि यह उदाहरण थोड़ा भद्दा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति प्रभावित करता है और इस तरह उसके पास नेतृत्व की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है। आप किस तरह प्रभावित हो रहे हैं, आप किसे प्रभावित कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हर समय हो रही है। आपके ऑफिस, चर्च, समुदाय और घर में लोग आपको लीडर के रूप में देख रहे हैं। आप उन्हें आलसी होने, शॉर्टकट लेने, दूसरों के प्रति अधीरता दिखाने और काम पूरा ना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे लगनशील बने, सही काम करें, दूसरों के प्रति धैर्य व दयालुता दिखाएं और हमेशा अपने वादे निभाएं।
आपने इस सप्ताह किसे प्रभावित किया है? यदि वो आपके जैसा व्यवहार करे तो आपको गर्व होगा या शर्म आएगी? मैं सोचता हूँ कि जवाब स्पष्ट है। इसे पाने में बस थोड़ा ज्यादा सुविचारित बने। अगला अध्याय है विवरण और पूल टेबल। DISC प्रोफाइल में मेरी शैली ID है। इसका मतलब है कि मैं परिणामों, कार्य और उत्साह को प्राथमिकता देता हूँ। इस शैली की आम चुनौती विवरणों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति है। हूँ 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 यह काफी सटीक है। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में मेरी पत्नी और मैंने निर्णय लिया कि हम क्रिसमस पर अपने बेटे के लिए एक पूल टेबल खरीदेंगे। हमारे पास तोहफे देने का बजट था और हमारे 3 बच्चे थे। उस बजट में नई पूल टेबल आने का सवाल ही नहीं था, लेकिन ईबे ने पहले भी हमारी मदद की थी और इसने एक बार फिर हमारी मदद की। हमने एक टेबल खरीदी जो काफी अच्छी दिख रही थी और इसकी कीमत भी बड़ी वाजिब थी। जब मेरे बच्चे और मैं मोनोपोली खेल रहे थे, तब मेरी पत्नी काउच पर लेटकर पूल टेबल के लिए बोली लगा रही थी। बोली कामयाब होने पर उन्होंने अर्थपूर्ण नजरों से मुझे देखा। हमें यह मिल गई थी। इसके मूल भाव पर किसी दूसरे ने उनके खिलाफ बोली नहीं लगाई थी। यह बहुत सस्ता सौदा था। अब वह हिस्सा आ गया जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, वह है ब्यौरा। यह टेबल कहाँ है? हम इसे अपने घर तक कैसे ले जाएंगे? हम इसे कैसे उठाएंगे? हम इसे अपने घर में कैसे लाएंगे ताकि मिचेल को भनक ना लगे? हम इसे उसके कमरे में ऊपर की मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे? विवरण। मेरी आदत है पहले गोली चला दो, फिर देखते हैं क्या होता है। सोच विचार के बाद मैंने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड की मिनी वैन को लेकर 2 घंटे की यात्रा की। जाहिर है मुझे टेबल के आकार या वजन का जरा भी पता नहीं था। स्मार्ट, लेकिन मेरी मानसिकता हमेशा रहती थी, हम कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। अच्छा आशावादी दृष्टिकोण, लेकिन हमेशा सबसे चतुराई भरा दृष्टिकोण नहीं। वैसे इसे बेचने वाले ने अपने ईमेल में लिख दिया था कि यह सचमुच भारी है, कोई चिंता नहीं। इसलिए हम एक के बजाय 2 लोग उसे उठाने गए थे। हम ठिकाने पर पहुंच गए। उस आदमी ने जब बाहर निकलकर हम दोनों को देखा तो वह बोला, आह, आपको 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे कैसे हार मान लेते? हमने 1 घंटे तक यह सोचा कि 305 किलो से ज्यादा वजन की इस टेबल को बेसमेंट के बाहर निकालकर सीढ़ियों के ऊपर कैसे लाए जाए। बेचने वाले बंदे का कुछ सप्ताह बाद कूल्हे का ऑपरेशन होना था, इसलिए उससे मदद की कोई उम्मीद करना बेकार था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम पूल टेबल के बिना खाली हाथ लौट आए। अंततः हम दोबारा गए, ज्यादा लोगों को लेकर। हम उस टेबल को घर ले आए। यह ऊपर की मंजिल पर उसके कमरे में है। टेबल को और ज्यादा अहम बात, हम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें अनावश्यक परेशानी हुई और 2 बार चक्कर लगाने पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं इस काम को कर लेंगे वाले अपने नजरिए को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे शुरुआत में विचारशील बनने की याद रखनी होती है। हम इस बार काफी सौभाग्यशाली थे। बेहतरीन टेबल वैन में अच्छी तरह आ गई। हम इसे घर ले आए, कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई घायल भी नहीं हुआ। वाह, अगली बार मैं थोड़ा धीमा हो जाऊंगा और यह काम पहली बार में ही करूंगा
शायद। अगला अध्याय है, क्या आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं? मैंने वर्षों पहले एक समझदार इंसान को कहते सुना था कि नरक का एक रूप उस व्यक्ति से मिलना है जो आप बन सकते हो, चाहे वह व्यवसाय के मालिक हो, सेल्स पर्सन हो, खिलाड़ी हो या कोई भी हो। जो चीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन तभी हो सकता है जब आप एक खाई पाट देंगे। आप इस वक्त जो हैं और आप जो बन सकते हैं या आपको जो बनना चाहिए, उसके बीच की खाई। सबसे पहले तो यह तय करें कि क्या कोई खाई है। संभवतः हाँ। दूसरी बात, आपकी क्षमता क्या है। तीसरी, उस खाई को पाट दे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह काम खास इरादतन एकाग्रता के साथ करें। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हो, इसके लिए मेरी सलाह यह है, दृष्टिकोण इस बारे में है आप कैसा सोचते हैं। यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। विवाह करते समय जिन दंपतियों का समर्पण संदिग्ध होता है या निष्ठा का अभाव होता है या असम्मान का नजरिया होता है, वे गलत दृष्टिकोण के साथ विवाह की बेदी तक पहुंचते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो असफलता की ओर ले जाता है। वे इसी संसार को जानते हैं, यह उनका वर्तमान दृष्टिकोण है। जाहिर है, हम यह मानकर चल रहे हैं कि वे एक बेहतरीन विवाह चाहते हैं। अगर वे सफल होना चाहते हैं तो मन को एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। सही दृष्टिकोण रखें, चीजों को उस तरह ना देखें जैसी वे है, उन्हें उस तरह देखें जैसी आप उन्हें देखना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि दृष्टिकोण बाकी सब चीजों पर भारी पड़ता है। मुझे सही दृष्टिकोण वाले दंपत्ति, व्यवसाय मालिक या खिलाड़ी दे, मैं उन पर पहले दांव लगाऊंगा। विशेषज्ञता इस बारे में है कि आप जो भी करते हैं उसे कैसे करते हैं। आप बिक्री, व्यवसाय, विवाह, परवरिश, व्यायाम आदि कितनी अच्छी तरह करते हैं। बेसबॉल या टेनिस में आपकी स्विंग की शैली हो सकती है। यह प्रक्रिया का बौद्धिक हिस्सा है। आपके उद्देश्य का कैसे करें वाला हिस्सा। उचित अमल और दोहराव से आप अपने मस्तिष्क में कैसे करें के मार्ग बनाते हैं। एक महान पियानो वादक हवाबाजी करते हुए वहां तक नहीं पहुंचा है। उसने मेहनत की, उसने अमल किया और उसने अपनी कला को तराशा। कार्य यह प्रश्न पूछता है, आप जो करते हैं उसे कितनी बार करते हैं। आपके पास बेहतरीन दृष्टिकोण और बेहतरीन विशेषज्ञता हो सकती है, लेकिन मेहनत के बिना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आप किसी खड़ी कार को मोड़कर दूसरी दिशा में नहीं ले जा सकते। यह अच्छी तो दिख सकती है, लेकिन यह कहीं पहुंचाती नहीं है। अपने ग्राहकों से निरंतर कार्य कराना, खास तौर पर बिक्री संबंधी, अक्सर मेरी सबसे बड़ी चुनौती रहती है। आप बल्ले को कितनी बार घुमाते हैं? क्या आप अपनी प्रक्रिया को मापने के लिए या अच्छी प्रक्रिया को विकसित करने के लिए पर्याप्त अमल कर रहे हैं? बस बल्ला घुमाए, फिर फेर बदल करें और बेहतर बने। जैसा आप जॉन मैक्सवेल की पुस्तक फेलिंग फॉरवर्ड में पढ़ते हैं, मात्रा अक्सर गुणवत्ता उत्पन्न करती है, खास तौर पर जब कोचिंग सही हो। ज्ञान, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपने हाल में नेतृत्व पर कोई पुस्तक पढ़ी है? व्यवसायी मालिक के रूप में क्या आप ROI, P&L स्टेटमेंट्स और बंधे बंधाए खर्चों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज आपके जीवन साथी को प्रेरित करती है?
कौन सी चीज आपके बच्चे को प्रोत्साहित करती है और कौन सी चीज आपकी टीम के लोगों को ऊर्जावान बनाता है। ऐसी पुस्तकें और लोग हैं जो इन सभी क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकते हैं। पूछे, रुचि ले, संलग्न हो और जुड़े। बस इतना ही नहीं, आपने जीवन के बड़े पहलुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें जो सचमुच महत्वपूर्ण है। हालांकि वे हमेशा अत्यावश्यक नहीं दिखते हैं। दृष्टिकोण से शुरुआत करें। जैसे अरस्तु ने कहा था, सबसे महान विजय स्वयं पर होती है। अगला अध्याय है लोगों का गणित। बरसों पहले हमारी सबसे बड़ी बेटी एक ढाबे किस्म के रेस्तरां में काम करती थी। अपने कार्यकाल के अंत में उसकी एक दबंग महिला से मुठभेड़ हो गई, उसकी मैनेजर से। थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं, यह इस उद्योग में उसकी पहली नौकरी थी। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण। उसका व्यक्तित्व थोड़ा कातर था, खास तौर पर ऐसी स्थितियों में जहां उसे बहुत कम आत्मविश्वास था। ईस्टर के 2 सप्ताह पहले उसने 2 सप्ताह का नोटिस दे दिया। इसे नियोक्ता को उपहार कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर पार्ट टाइम नौकरी में 2 सप्ताह का नोटिस दिया ही नहीं जाता। चाहे जो हो, उसने यह कर दिया। लेकिन उसने अपने सुपरवाइजर को जो बताया, जो दबंग नहीं था, और जब सुपरवाइजर ने मैनेजर को सचमुच बताया, जो दबंग थी, उसके बीच संवाद की गड़बड़ी हो गई। और तब 2 सप्ताह की समय सीमा काफी गुजर चुकी थी। अब यह बात समझ ले कि उसने अपना नोटिस छुट्टियों के पहले इसलिए दिया था क्योंकि वह इस बार अपने परिवार के साथ ईस्टर मना सके। उसकी मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि उसे ईस्टर पर काम करना होगा, क्योंकि उसे दबंग मैनेजर को सुपरवाइजर ने यह बात उसी दिन बताई थी, जबकि कई दिन गुजर चुके थे। याद रहे, ब्रिट ने संवाद की गड़बड़ी को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह दबंग औरत यह सब सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं सचमुच सोचता हूँ कि उसे डराना और धौंस दिखाना पसंद था। बीमार मानसिकता। जब मेरी पत्नी बेटी को लेने गई तो बेटी रो रही थी। अच्छी बात यह है कि एमी ने कार नहीं मोड़ी और मैनेजर से मिलने नहीं गई। एमी बहुत मृदुभाषी और शांति प्रिय किस्म की महिला है। जब तक कि आप उनके बच्चों के साथ कोई गड़बड़ ना करें, मुझे यह देखने में मजा आता है। लेकिन वे नहीं गई। वे घर लौटी और उन्होंने यह कहानी मुझे बताई। मैं भी झगड़े फसाद में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, लेकिन यह हमारी बेटी का सवाल था। मैंने फोन उठाया और सीधे मैनेजर से पूछा कि उसने ब्रिट को क्यों सताया। वह एक पार्ट टाइमर थी, इसलिए मैनेजर जानती थी कि वह उसे आसानी से धौंस दे सकती थी और इस वजह से वह रो पड़ी। कुछ लचर बहाने बनाने के बाद और यह पहचानने के बाद कि मुझ पर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का असर नहीं हो रहा था, उसने फोन रख दिया। अच्छा, मैं उसे दोबारा फोन किया। उसने फोन उठाया और हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। जीवन में हम जोड़ने वालों, घटाने वालों, विभाजित करने वालों और बहुगुणित करने वालों के संपर्क में आएंगे। मैं इसे लोगों का गणित कहता हूँ। जोड़ने वाले लोगों के मूल्य को बढ़ाते हैं, वे संबंधों को बढ़ाते हैं और दूसरों के जरिए नहीं बल्कि उनके साथ काम करके टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। घटाने वाले सिर्फ नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। वे इंगित करते हैं कि आपके और स्थिति के साथ क्या गलत है। सक्रियता से और इससे भी बदतर निष्क्रियता से वे हर संबंध से कुछ कम कर देते हैं। हालांकि आमतौर पर यह
इरादतन नहीं होता, यह तो बस उनका स्वाभाविक नजरिया होता है। वैसे यह बहाना नहीं चलेगा। हम सभी इस बारे में ज्यादा जागरूक बन सकते हैं कि उस अपने आसपास के लोगों को किस तरह प्रभावित करते हैं। विभाजित करने वाले ये लोग वही करते हैं जो घटाने वाले करते हैं, लेकिन वे ऐसा इरादतन करते हैं। वे इसकी योजना बनाते हैं। आमतौर पर अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से वे परिवारों, टीमों और संस्कृतियों में जहर घोल देते हैं। बहुगुणित करने वाले ये लोग न सिर्फ संबंध का विकास करते हैं, बल्कि वे दूसरों का भी विकास करते हैं, जो बदले में टीम का और अपने आसपास के संबंधों का विकास करते हैं। उनके प्रभाव से सकारात्मक परिवर्तन और विकास तब भी होता रहता है जब वे आसपास नहीं होते हैं। आप इनमें से कौन से हैं? अंदाजा लगाना चाहेंगे कि वह दबंग महिला इसी सूची में कहाँ आती है। देखिए, यह वर्षों पहले की घटना थी, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उसकी श्रेणी बदल गई होगी। अगला अध्याय है इसके स्वामी बने। शब्द साकार हो जाते हैं। मैंने कुछ समय पहले एक विज्ञापन देखा। एक शब्द के चयन पर मैं चिढ़ गया। नहीं कर सकता। यह विज्ञापन कार चलाते समय टेक्स्ट मैसेज भेजने के बारे में था। जाहिर है यह इसके खिलाफ एक और मुहिम छेड़ रहा था। इसमें कोई समस्या नहीं थी। शायद हम कोई ऐसा ऐप भी बना सकते हैं जो कार की गतिविधि की निगरानी करे और जो भी गलत समय पर टेक्स्ट भेजने की कोशिश करे उसे कसकर चाटा जड़ दे। मुझे समस्या शब्दों के चयन से थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि लोग अपने फोन को नीचे नहीं रख सकते। यह घिसी पिटी बात लग सकती है, लेकिन हमारे प्रतिमान के साथ थोड़ी गड़बड़ है। अगर हम उस शब्द का चयन करें या उस पृष्ठभूमि में उसे सुने, लेकिन इसमें छिपे अर्थ को ना समझ पाए, नहीं कर सकता, इसमें बेहतर यह होता नहीं करूँगा। अब यह ज्यादा सही लगता है। एक शब्द का मतलब यह निकलता है कि हम शिकार हैं। यह हमारे नियंत्रण के बाहर है। हमें उन चीजों में दरअसल कितनी सफलता मिल सकती है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। व्यवहार बदलने के लिए यह खराब प्रतिमान है। दूसरे शब्द का मतलब यह है कि हम इसके स्वामी हैं। इसका नियंत्रण हमारे हाथ में है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में है उनमें दरअसल हमें कितनी सफलता मिल सकती है। ढेर सारी। यह व्यवहार बदलने का सही प्रतिमान है। अगले कुछ दिनों तक अपने शब्दों पर गौर करें। कितनी बार आप ऐसे शब्द चुनते हैं जिनमें आप स्वामित्व लेने से इनकार कर देते हैं, नियंत्रण त्याग देते हैं और आपको शिकार बना देते हैं। अगर हम में हर शब्द को रिकॉर्ड करने और खोजने तथा बदलने की क्षमता होती, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन हो जाता। मेरा सुझाव है कि आप अगले 30 दिनों तक इस एक वाक्यांश को खोजें और बदले। नहीं कर सकता है को नहीं करूँगा में बदल ले। शब्दों को बदल ले और इसके बाद परिणामों अपने बदलने लगेंगे। ध्यान रखें, हमारे शब्द हमारे कार्यों से पहले आते हैं। हम सोचते हैं, हम कहते हैं, हम करते हैं, फिर दोबारा सोचते हैं। अपनी सोच को बदलना हालांकि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई बार यह फिसलन भरा काम हो सकता है। इसलिए शायद व्यवहार को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका अपने शब्दों को बदलना है। इससे हमारे कार्य बदल जाएंगे और अंततः इस घुमावदार तरीके से हमारी सोच भी बदल जाएगी। आगे से अपने शब्दों में स्वामित्व के साथ बोले, शिकार की तरह नहीं, विजेता की तरह बोले। अगला अध्याय है तैयारी और अवतरण। गोली चला दो, इसे कर दो, आगे बढ़ो, इसे संभव कर दो। बेहतरीन मंत्र। कई बार वे वाकई असरदार होते हैं, लेकिन अक्सर इसमें
किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की कमी रह जाती है, सही तैयारी। क्रिसमस की शाम थी और स्टेज छोटी टीमी को उसके तोहफे देने के लिए उसके मकान की तरफ जा रही थी। इकलौती समस्या थी वेन, जो 227 साल का विचारमग्न पशु चिकित्सक था। उसने तैयारी के अपने मिशन से निगाहें हटा ली थी। सांता के आगमन के घर को तैयार करना, जैसा आप समझते हैं, मैं प्रेप एंड लैंडिंग का जिक्र कर रहा हूँ, जो 2009 में आया एक प्रिय कंप्यूटर एनिमेटेड स्पेशल था। यह शो दरअसल तैयारी की शक्ति के बारे में नहीं है, लेकिन इशारा स्पष्ट है। उचित तैयारी के बिना मिशन खतरे में पड़ जाता है और अक्सर असफल हो जाता है। बेन का ध्यान उसके मिशन तैयारी और अवतरण से भटककर उसके प्रमोशन पर चला गया, जो उसे नहीं मिल पाया था। इसलिए मिशन के दौरान वह अपने ख्यालों में डूबा रहा और उसकी एकाग्रता भंग हो गई। सौभाग्य से उसके हास्यास्पद नौसिखिए साझेदार लैनी ने उसे पटरी पर लौटाने में मदद की और आखिरकार टीमी को उसके तोहफे मिल गए। वाह, सही तैयारी ही कुंजी है। ज्यादा तेज गति वाले, ज्यादा तेज काम करने वालों को इसमें जबरदस्त धीरज की जरूरत होती है। जो लोग दूसरी तरह के हैं, विस्तृत हर कीमत पर सही करने वालों, उनके लिए यह वह नरम बालू हो सकती है जो हमें अपना तीर चलाने से रोकती है। मैंने सुना है किस्मत वह जगह है जहां अक्सर और तैयारी मिलते हैं। कई बार अवसर आ जाता है, लेकिन हम तैयार नहीं होते। कई बार हम तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी अवसर पर नहीं कूद पाते। यह एक अलग चुनौती है। अपने जीवन में ज्यादातर समय मैं इस तैयारी वाली चीज से जूझा हूँ। यह कुदरती रूप से मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे काम पूरा करने के बारे में सोच विचार करना पड़ता है। योजना बनाने के लिए समय तय करना और उस पर इरादे पर अमल करने के लिए जवाबदेह बनना मेरे लिए एक साप्ताहिक प्रयास होता है, जिसमें मैं पिछले वर्षों के मुकाबले अब ज्यादा जीतने लगा हूँ। मैं यह काम जितना ज्यादा करता हूँ, उसमें उतना ही बेहतर बनता जाता हूँ। मेरे पास मदद करने के लिए एक तैयारी कराने वाली रॉक स्टार यानी मेरी पत्नी है। उनसे पूछ ले कि जॉर्जिया की सीमा पर आधी रात को हमारी कार की गैस कैसे खत्म हुई थी, या जब हमारी शादी हुई थी तब डीसी तक की कार यात्रा का हमारा अनुभव कैसा रहा था। उन्होंने उन मामलों में तैयारी का काम मेरे भरोसे छोड़ दिया था, जिस वजह से हमारे पास कुछ बहुत मजेदार कहानियां हैं। वैसे उस वक्त वे बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगी थी। तैयारी, क्या आप अगले सेल्स कॉल के लिए तैयार हैं? क्या आप आगामी कोचिंग सत्र के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले प्रस्ताव के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले दिन के लिए तैयार हैं? प्राथमिकताएं सही जगह पर है, जिन्हें हासिल करने का आपके चरम लक्ष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके पास सफल आज और सफल कल के लिए योजना तैयार है? आपने इसे पहले सुना है और आप इसे दोबारा सुनेंगे। अपने काम की योजना बनाएं, फिर अपनी योजना के हिसाब से काम करें। योजना पहले आती है, फिर उस पर अमल करने का समय आता है। अगला अध्याय है प्रस्तुति। काम पूरा करने जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपने यूट्यूब, फेसबुक और प्रिंस्टेट पर उन बेहतरीन वैवाहिक प्रस्तावों को देखा है। आप उनके बारे में जानते हैं, खास तौर पर पुरुष। ये पागलपन भरी सृजनात्मक और रूमानी विवाह प्रस्ताव कमतर पुरुषों को कुन्नू जैसे महसूस कराते हैं।
मुझे पक्का नहीं पता कि ऐसा कोई शब्द भी होता है, लेकिन यह उस एहसास का सही वर्णन लगता है। एक बार समुद्री सैर पर सारे यात्री डिनर कर रहे थे। मैंने देखा कि डिनर करने वाली पूरी भीड़ के सामने एक आदमी ने एक लड़की के लिए एक गीत गाया और उसके अंत में वैवाहिक प्रस्ताव रख दिया। सारी महिलाएं पूरी तरह से बौड़ा गई और सारे पुरुष बगले झांकने लगे। वे ताबड़तोड़ वहां से बाहर निकलना चाहते थे। पूरी तरह से कुन्नू। जिस आदमी ने प्रस्ताव रखा था, न सिर्फ वह साहसी था और उसकी आवाज अच्छी थी, बल्कि वह अच्छा दिखता भी था, स्मार्ट और आत्मविश्वासी था। उससे प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था। मैंने इसे बिक्री में भी देखा था। यह कल्पनाशील और यादगार प्रस्ताव जो संभावित खरीदार को वाह वाह करने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह की सृजनात्मक नीति जिसमें वे संभावित ग्राहक को इस पत्र के साथ एक जूता भेजते हैं कि वे दरवाजे में दूसरा पैर डालना पसंद करेंगे। कल्पनाशील, सृजनात्मक, भिन्न, वे सभी। मैं नहीं जानता कि ऐसे प्रस्तावों का लंबे समय में क्या हल होता है। क्या पता लगाना रोचक होगा। मैं जानता हूँ कि मैं जिस तरह के विवाह प्रस्तावों के बारे में सुनता हूँ, मेरा विवाह प्रस्ताव उनके मुकाबले काफी लचर था। जहाँ तक मेरी बिक्री नीति का प्रस्ताव है, मैं आमतौर पर फोन उठाकर सीधे सीधे बात कर लेता हूँ। बोरिंग, मुझे गलत ना समझे, जोश और समर्पण वहाँ होते हैं। मैं बस अनुभव को आहा बनाने के लिए सारी सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वैसे मैं काम पूरा जरूर करता हूँ। विवाह में मेरा लक्ष्य उन वादों को लगातार निभाना है जो मैंने एमी से किए थे उस पहले दिन विवाह की वेदी पर। इसका मतलब यह नहीं है कि सृजनात्मक की कोई जगह नहीं है, इसकी निश्चित रूप से जगह है। लेकिन जब मैं उस दाएं मस्तिष्क वाली सोच के साथ सारे समय संघर्ष करता हूँ, तो मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपने विवाह से छोटी चीजों के बारे में एकरूप बना रहूं। उनके लिए दरवाजा खोलना, उनके साथ रहते वक्त सचमुच उपस्थित तथा संलग्न रहना और अंततः उनके साथ उस तरह का व्यवहार करना जिस तरह का व्यवहार वे चाहती हैं, जिससे उन्हें अपने तथा हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में सर्वश्रेष्ठ महसूस होता है। यह बिक्री मैं भी इतनी ही अच्छी तरह काम करता हूँ। ग्राहक को आहा अनुभव प्रदान करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन छोटी चीजों में कभी चूक ना करें। संपर्क में रहना, मूल्य में वृद्धि करना, अपने शब्दों के हिसाब से काम करना, शिष्ट और सम्मानजनक बनाना। यदि आप सृजनात्मक हैं और आपने यह लेखनीय प्रस्ताव दिया है, तो यह बेहतरीन है। सच्ची, मैं बस इसके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ। इस दौरान बस यह सुनिश्चित करें कि आप छोटी चीजों के मामले में एकरूप बने रहें। वे छोटी चीजें जो समय के साथ संचित होकर बड़ी चीजें बन जाती है, यही गहरे सम्मान और निष्ठा की ओर ले जाता है। प्रेम एक क्रिया, एक कार्य है और यह हर दिन सिंचित होता है। अगला अध्याय है शांत नेतृत्व। क्या आप लीडर हैं? मेरी पत्नी, मैं उन्हें एमी कहूँगा क्योंकि यही उनका नाम है, निश्चित रूप से कहेगी कि वे लीडर नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों पर ना जाएं। इस मामले में वे सही नहीं बोल रही हैं। बरसों पहले एमी एक होम स्कूल कोर्सशॉप में थी जिसमें 40-50 परिवार शामिल थे। वे एक स्थानीय चर्च में हर पखवाड़े एक बार एक निश्चित स्कूल दिन चलाते थे। वे हर शरद और बसंत में कक्षाओं की योजना बनाते थे।
समय सारणी तैयार करते थे, विद्यार्थियों और शिक्षकों की सूची बनाते थे, पाठ योजना बनाते थे, गलियारों की निगरानी करते थे और आचरण के नियम बनाते थे। वे बच्चों के नाटकों, प्रदर्शनों और अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाते थे और उन्हें संचालित करते थे। वे अनुदान, संचय कार्यक्रम, को-ऑप फंड और व्यय की भी योजना बनाते थे। वे को-ऑप का प्रचार करते थे और इसके नए सदस्य बनते थे। वे नेतृत्व भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करते थे तथा नियमित रूप से टीम की बैठकें करते थे। जब संचालक ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया तो नेतृत्व टीम में से कोई भी वह पद नहीं चाहता था जिसमें एमी भी शामिल थी। उन चारों ने सामूहिक नेतृत्व करने का निर्णय लिया। देखिए, इस तरह की योजना शायद ही कभी इरादे के मुताबिक काम करती है। जैसा संभवतः आपने अंदाजा लगा लिया होगा, ऐसी स्वाभाविक रूप से ऊपर उठकर अनाधिकृत संचालक बन गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दूसरे लोग अक्षम थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शक्तियां दूसरे क्षेत्रों में थी। चाहे टीम के सामने कोई समस्या हो या व्यक्तिगत स्तर पर, वे सलाह लेने के लिए एमी के पास ही आते थे। जब स्वप्न और भावी सोच की बात आती थी तो आमतौर पर एमी ही आगे बढ़कर विचार, परिवर्तन और रणनीति प्रदान करती थी। उन्हें कभी डायरेक्टर का पदनाम नहीं मिला। वे आज तक यही कह रही हैं कि वे लीडर नहीं थी, लेकिन बाहर से अंदर देखने पर वे थी और यह हर व्यक्ति के लिए अच्छा था। हॉलीवुड में लीडर का चित्रण इस तरह किया जाता है कि वह बहिर्मुखी होता है, स्व प्रेरित होता है, शक्तिशाली होता है, निर्णयशील होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है। कई मामलों में निश्चित रूप से सच भी है। चूंकि इस तरह के लीडर पर इतनी रोशनी डाली जाती है कि हमें यह गलतफहमी हो सकती है कि लीडर ऐसा ही होता है। मुझे यकीन है कि ऐसे लीडर बहुत से होते हैं जो खुद को इस तरह से नहीं देखते हैं, ना ही वे देखना चाहते हैं। वे शांत लीडर होते हैं जिनकी रुचि पारंपरिक लीडर की भूमिका की चकाचौंध या धूम धकारे में नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी के एहसास, उनके समकक्षों के बीच उनके सम्मान के स्तर और उनके स्वप्न की बदौलत वे सामने खड़े होकर अक्सर नेतृत्व करेंगे, कई बार तो विरोध में चीखते चिल्लाते हुए भी। नेतृत्व प्रभाव है, जैसे जॉन मैक्सवेल कहते हैं, प्रभाव बहिर्मुखी या बहुत महत्वाकांक्षी लोगों की बपौती नहीं है। प्रभाव सम्मान का मामला है। हमारे आसपास के लोगों का सम्मान, चाहे यह कैसे भी मिला हो, यह सम्मान लोगों का ध्यान खींचता है और ध्यान ही वह जगह है जहां प्रभाव शुरू होता है। अगला अध्याय है चयन की भाषा। एक बेहतरीन शिक्षण साधन की बदौलत मुझे यह समझ आया कि मुझे अंग्रेजी की कक्षा में जो पढ़ाया गया था, लोग संवाद की भाषाओं में उससे कहीं ज्यादा भ्रांतिजनक तरीकों से व्यवहार करते हैं। दक्षिण कोरिया में पैदा होने के कारण मैं केवल 4 कोरियाई शब्द जानता हूँ, लेकिन जब मैंने व्यवहार को समझना सीखा तो मैंने पाया कि दरअसल संदेश शब्दों से संप्रेषित ही नहीं होता था। निश्चित रूप से 2 बिल्कुल अलग अलग भाषाएं प्रभावी संवाद की राह में बड़ी बाधा हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से कहे तो एक ही सांस्कृतिक भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग भी संवाद में भारी बाधाओं का अनुभव कर सकते हैं। हम संवाद की अपनी शैली के हिसाब से बोलते और काम करते हैं। हमारे मन में यह ख्याल आता ही नहीं है कि सामने वाला भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है। वह भी उसकी खुद की शैली के हिसाब से संवाद कर रहा है। अगर हम उसकी शैली को नहीं सीखेंगे तो हम उसे पूरे दिन नहीं समझ पाएंगे।
संवाद की गड़बड़ी से कंपनियों की हर साल अरबों डॉलर का चूना लगता है। परिवारों तथा वैवाहिक जीवनों में तो ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जो पैसों में नहीं मापी जा सकती। स्टीफन कवी ने अपने बेस्ट सेलिंग पुस्तक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें में पति की बात कही थी। 5वीं आदत कहती है, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। यही बेहतरीन संवाद की बुनियाद है। प्रभावी संवाद के लिए अपने हृदय और मस्तिष्क को सही दृष्टिकोण में रखें। यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या चाहता है। समझ, एक बार जब हम निस्वार्थ मानसिकता में आ जाते हैं तो हम सीखने के उस साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने पिछले 25 सालों में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। वह औजार है एवरीथिंग डिस्क। इसमें लोगों की व्यवहार शैलियों को संवाद की 8 मिश्रित शैलियों में विभाजित किया गया है। ये शैलियाँ प्रवृत्ति के विभिन्न स्तरों और व्यवहार के 4 मुख्य बिंदुओं के मिश्रणों की वजह से अलग अलग है। इसे सरल रखते हुए 4 शैलियों में ये शामिल है। पहला है प्रबल, डोमिनेंट, तेज गति और सुस्पष्ट, प्रश्नकर्ता और संदेशवाही। दूसरा है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस, तेज गति और सुस्पष्ट या स्वीकार करने वाला और स्नेहिल। तीसरा है स्थिर, स्टिल्डनेस, स्वीकार करने वाला और स्नेहिल या सावधान और विचारशील। चौथा है अंतर विवेकशील, प्रश्नकर्ता और संदेशवाही या सावधान और विचारशील। हर शैली के शब्द भी अलग अलग होते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए कौन से शब्द किस शैली का वर्णन करते हैं? या ज़्यादा अहम बात, आपके जीवन साथी की शैली, आपके सहकर्मी की शैली, आपके ग्राहक की शैली या आपके बच्चे की शैली को परिभाषित करते हैं। चुनौती, प्रेरणा, कर्म, प्रोत्साहन, सहयोग, समर्थन, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। उनके व्यवहार को कौन सी चीज प्रेरित करती है, यह जानने से फर्क पड़ सकता है। मैं आपको संवाद के इस क्षेत्र में ज़्यादा सीखने, ज़्यादा समझने और ज़्यादा अमल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इस पुस्तक को पढ़ने वालों में से कई ने डिस्क या MBTI या व्यवहार आकलन की कई अन्य तकनीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों ने अपने व्यक्तिगत परिणाम पढ़ने में कुछ मिनट लगाए और फिर वही क्रिया जो हमने से ज़्यादातर लोग नई चीज़ें सीखने के बाद करते हैं। हमने इसे एक ड्रॉअर या फाइल में रख दिया और दोबारा उस तरफ झांका भी नहीं। हमारे पास ज्ञान तो था, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया। इस बार इसे 2 कदम आगे ले जाए। ज्ञान हासिल करें, हाँ, लेकिन फिर इसे बाहर निकालें और इस पर अमल करें। फिर इस पर अमल करते रहे। लगातार समय के साथ यह आत्म व्यवहार बन जाएगा और पहले समझने की इच्छा वाली सही मानसिकता के साथ आप अपने संबंधों में अमूल्य बन जाएंगे, ऑफिस में भी और घर पर भी। यह बनने लायक। आप सुन रहे थे माइक ग्रीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक लीडरशिप के 52 सूत्र। इस पुस्तक में कुल 52 अध्याय हैं। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के अध्याय 13 तक सुने हैं। अगले वीडियो में आप अगले अध्याय से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।